सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये जो पूरा का पूरा यूनिट है हमारा 5 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। सो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में, क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और यहाँ पर यूनिट सेल के बारे में भी हम डिटेल में कवर करेंगे। कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, किस किस तरह से कंडीशंस रहती है यूनिट सेल्स की, ये हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिट के नाम पर, सॉलिड स्टेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जानने की जरूरत है कि सॉलिड्स किन्हें कहते हैं। जैसा कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड्स हम किन्हें कहते हैं। सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लेते हैं हम सॉलिड्स के बारे में। साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में लिख लेते हैं। सॉलिड्स किन्हें कहते हैं? द solids are the substances। ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस लाइटली हम थोड़ा हम ऊपर से इसको देख लेते हैं। आर द substances which have definite volume and shape। ये छोटी छोटी चीजें हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज सॉलिड के बारे में, जैसा कि आपको पता है, दे आर रिजिड। सबसे पहले तो ये कठोर होते हैं। सेकेंड, द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आप लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग intermolecular forces are present among the constituent पार्टिकल्स। नाउ सॉलिड्स के बारे में हम यहां पर देख रहे हैं। सॉलिड सबसे पहले तो ये जिनकी डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है, उनको हम सॉलिड्स कहते हैं। दूसरा, ये रिजिड होते हैं। प्रॉपर्टी अगर इनकी देखें तो फर्स्ट, ये रिजिड होते हैं। दूसरा, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती है। नाउ थर्ड, इसके बारे में थोड़े से पॉइंट हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसके एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके इन्हें। ग्रेटर डेंसिटी as compared to liquids and gases। पहले इन पॉइंट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। सॉलिड सबसे पहले तो जिनका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होगा उनको हम कहते हैं सॉलिड्स। नाउ सॉलिड्स होते क्या है, जैसा कि हम क्लास +1 में भी पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे सराउंडिंग के जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, सारे के सारे किस चीज़ से मिलके बने हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल से। नाउ जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकते हैं। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं तो ये सॉलिड्स बनाते हैं। मतलब वो वाले सब्सटेंसेस जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब किसी भी सब्सटेंस को बनाने वाले, किसी भी सब्सटेंस को जिन पार्टिकल्स ने बनाया है, अगर वो बहुत क्लोज है तो वो सॉलिड होते हैं। अगर ये पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो तो वो लिक्विड होंगे। और जिनमें ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, मतलब जो पार्टिकल्स है इस सब्सटेंस को बनाने वाले, अगर वो बहुत दूर दूर है मतलब वो गैसेस है। नाउ तो यहां पर हमने देखा सॉलिड्स रिजिड है। दूसरा, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होगी, क्योंकि ये बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस भी इनके बीच में है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरा, इनकी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें लिक्विड और गैसेस के साथ। तो ये थे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर सॉलिड्स के बारे में। इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये हमने वैसे लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम
क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं, सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन। ना अब सॉलिड्स की जो ये क्लासिफिकेशन है ये भी यहां पर अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से की गई है। सबसे पहले हम जो ये सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के आधार पर। मतलब जिन पार्टिकल्स ने उस सॉलिड को बनाया हुआ है उनमें उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है, उनके उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो सॉलिड्स है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना। अब आपको ध्यान देना है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो यहां पर सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं इसमें, सॉलिड्स कैन बी क्लास, सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले लिख लेते हैं, हेडिंग दे देते पहले, सॉलिड्स आर ऑफ, solids are of two types, solids are of two types on the basis of, on the basis of, on the basis of nature of order, nature of order present in the arrangement, present in the, present in the arrangement of constituent particles, of constituent particles, constituent particles, आगे फुल स्टॉप लगा लेंगे। मतलब जो फर्स्ट हम सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे, अब जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से जो है क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे, सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब वो वाले पार्टिकल्स जिन्होंने उस सॉलिड को बनाया हुआ है। अब देखिए जैसे इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए जिनसे मिलकर जो है सॉलिड बना हुआ है, ठीक है। अब इनकी अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट रेगुलर है, इरेगुलर है, कैसी अरेंजमेंट है इनकी, उसके आधार पर हम पहले सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे। तो यहां पर जो है हमारे पास, अगर हम कांस्टेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के हिसाब से इसको क्लासिफाई करें तो दो टाइप के सॉलिड्स हमारे पास यहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आता है उसका नाम है क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जो सेकंड हमारे पास आते हैं वो आते हैं हमारे पास एमोर्फस। दूसरे हमारे पास आते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। दो टाइप के सॉलिड्स है, फर्स्ट हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और दूसरे हमारे पास एमोर्फस सॉलिड है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन है हम किसके बेस पर कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के आधार पर। कांस्टेंट पार्टिकल मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर वो सब्सटेंस बना हुआ है, उसके जो पार्टिकल है कैसे अरेंज है, किस तरह से अरेंज है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, दो टाइप के हमने देखा, ठीक है। तो यहां पर अब हम आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पर, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम पहले एक चार्ट बना लेते हैं इसका, इस तरफ हम लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। यहां पर एक एक चीज में क्लियर करता जाऊंगा, आपको ध्यान देना है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जो सेकंड है हमारे पास वो है हमारे पास एमोर्फस सॉलिड्स। दूसरे हैं हमारे पास एमोर्फस सॉलिड्स, ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले हम इसके पॉइंट नोट कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, प्रेजेंस ऑफ, सिंपल हम लिख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ रेगुलर arrangement of constituent particles, constituent particles, they exhibit, इसके आगे हम लिखेंगे they exhibit
एग्जिबिट, लास्ट में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, दे एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ना यहां पर जो एमोर्फस वाली साइड है, यहां पर आपको बिल्कुल इसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ इरेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट यहां पर लिखना है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा दे एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहां पर हम लिखेंगे दे एग्जिबिट शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ना अब हम इसको समझते हैं कि हमने क्या लिखा, ठीक है। तो यहां पर हमने सबसे पहले देखा कि हम किस बेस पर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर। अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहां पर हमने क्या लिखा, अब मान लीजिए ये इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स है, कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब जिनसे मिलके ये बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये दो टाइप के कांस्टेंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से कुछ ब्लैक है और कुछ इस तरह से है, इस तरह से हम ले लेते हैं, इस तरह से मान लीजिए ये इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स है, ये इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहां पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पहले आते हैं। यहां देखिए क्या लिखा हमने, ये इनसे मिलके जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है बना हुआ है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब यहां पर अगर हम देखें, ये इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स है, ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। यहां पर देखिए जो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है, इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट है। यहां ब्लैक 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 ब्लैक, यानी कि व्हाइट 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 व्हाइट, ब्लैक 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 ब्लैक, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट में है ये, ठीक है। वो वाले सॉलिड्स जिनमें इस तरह की रेगुलर अरेंजमेंट बनती है कांस्टेंट पार्टिकल्स की, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब यहां पर देखिए दूसरा हमने लिखा दे एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब ये जो आपको ये सीक्वेंस दिख रहा है, ये कैसा सीक्वेंस दिख रहा है, हमने रेगुलर सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि एक सॉलिड का हमने पीस लिया, उसमें सिर्फ थोड़े से भाग में रेगुलर अरेंजमेंट होगा, नहीं, उसमें जो है ये रेगुलर अरेंजमेंट बहुत बड़े रेंज में फैला हुआ होगा, ठीक है। इसलिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, दे एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब लॉन्ग रेंज तक तो जो है, जो हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। ये वाली जो अरेंजमेंट है हमारे पास एक लॉन्ग रेंज तक रहेगी, ठीक है। जबकि हम आते हैं सेकंड वाले साइड में, एमोर्फस वाली साइड में। एमोर्फस वाले साइड में क्या होगा, यहां पर देखिए कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, इसमें जो है कांस्टेंट पार्टिकल जो है इररेगुलर होंगे, इररेगुलर है, कोई रेगुलरिटी नहीं है इसमें, ठीक है। किसी भी तरह से हो सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स, किसी भी तरह से हो सकते हैं, कोई रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं इसका, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, यहां पर देखिए जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है बिल्कुल सीक्वेंस में है, बिल्कुल रेगुलर है। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में क्या है, यहां पर जो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है, कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब जिनसे मिलके ये सॉलिड बना हुआ है, उनकी अरेंजमेंट जो है इररेगुलर है। इररेगुलर यहां पर देखिए कोई भी सीक्वेंस में नहीं है, यहां पर सारे के सारे सीक्वेंस में है, सारे के सारे एक रेगुलर अरेंजमेंट है। जबकि यहां पर जो है एमोर्फस सॉलिड में यहां पर किसी भी तरह की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए कोइंसिडेंटली अगर यहां पर कोई रेगुलर अरेंजमेंट हो भी जाती है, जैसे मान लीजिए यहां पर हो गई, ठीक है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ठीक है। अब इस तरह से मान लीजिए छोटी सी हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास बाय द वे अगर हमारे पास छोटी सी रेगुलर अरेंजमेंट हो भी गई तो वो कैसी होगी, यहां पर हम क्या लिखेंगे, दे एग्जिबिट शॉर्ट रेंज ऑर्डर। वो जो है वो वाली अरेंजमेंट, अगर बाय द वे एमोर्फस सॉलिड्स में जो है हमारे पास रेगुलर सीक्वेंस बन भी जाए अगर, तो वो बिल्कुल शॉर्ट रेंज में होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखते हैं यहां पर, दे एग्जिबिट शॉर्ट रेंज ऑर्डर एमोर्फस वाली साइड में, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो डिफरेंस है ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, आप इसको नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको नोट कर सकते हो। नाउ सेकंड पॉइंट पर अब हम आते हैं, सेकंड डिफरेंस पर, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के सेकंड डिफरेंस पर हम आते हैं। सेकंड में हम लिखेंगे दे हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग, एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, दे डोंट हैव शार्प, यहां पर आप इस बिल्कुल इसका अपोजिट लिखेंगे, यहां पर इसका बिल्कुल अपोजिट लिखेंगे,
ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दे हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनका एक शार्प और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, कोई मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, अगर मान लीजिए उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 200 दिया हुआ है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल शार्प होगा और एक्यूरेट होगा। मतलब 200, अगर मेरे पास यहां पर 200 डिग्री सेल्सियस इसका मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, 200 ये इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या देखेंगे 200 तक पहुंचते पहुंचते जो है ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फिक्स है 200 तक पहुंचते पहुंचते जो है सारे के सारे जो है मेल्ट हो जाएंगे, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे ही इस फिगर के आसपास पहुंचेंगे एकदम से जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। जबकि एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, इसमें जो है शार्प और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का शार्प और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब जितना मेल्टिंग पॉइंट दिया है, मान लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 दिया है तो ये वेरी कर सकता है, मतलब 300 तक भी जा सकता है, 300 पर भी मेल्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा इस पर किस टाइप का है ये। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे पास उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास दी होती है उसके आसपास ही ये मेल्ट हो जाता है। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड है ये वेरिएशन जो है शो कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसमें जो है जो मेल्टिंग पॉइंट इसका है वो शार्प नहीं होता। ये हमारे पास सेकंड जो पॉइंट था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। नाउ अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, when cut with a sharp edge tool, when cut with a sharp edged tool, they split into two pieces. They split into two pieces and the generated surfaces are smooth. ठीक है, अब यहां पर भी आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना, अभी मैं इसको समझाऊंगा क्या लिखा। ठीक है, यहां पर भी आपको ऐसा ही लिखना है, when cut with a sharp edge tool they split into two pieces and लेकिन आपको यहां पर आपको थोड़ा सा वो करना है, and the generated surfaces are rough। यहां पर आपको लिखना है रफ, आपको सरफेसेस आर स्मूथ की जगह यहां पर लिखना है रफ, बाकी ये सेम है। इसका क्या मतलब हुआ यहां पर समझिएगा आप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ये दिया हुआ है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यहां पर ये क्या कह रहा है, अगर आप किसी शार्प एज टूल के साथ, मान लीजिए आपके पास कोई चाकू है, उससे अगर आप इसको काट देते हो, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर आप काटते हो बीच में से होकर, अगर आपने काट दिया तो यहां पर क्या कहा गया है कि ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इस तरह से ये दो पीसेस में बंट जाएगा। और जहां से आपने इसको काटा है, अगर आप इन सरफेसेस को देखोगे, जहां से आपने इसको काटा, यहां बीच से होकर जो आपने काटा, अगर आप इन दो सरफेसेस को देखोगे तो ये बिल्कुल स्मूथ होगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम एक शार्प एज टूल के साथ काटते हैं तो हमारे पास जो दो सरफेस बनते हैं, नई बॉडी के अंदर हमारे पास जो दो सरफेस बनते हैं उनका जो सरफेस होगा वो स्मूथ होता है। ठीक है, जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम एमोर्फस सॉलिड में चले, मान लीजिए हमारे पास एमोर्फस सॉलिड दिया है कोई, ठीक है, अगर हम इसको एक शार्प एज टूल के साथ काटेंगे तो इसमें भी हमारे पास हिस्से बनेंगे इस तरह से। लेकिन इसमें जो है हमारे पास यहां पर देखिए स्मूथ सरफेस बने थे, लेकिन जब एक एमोर्फस सॉलिड को हम बीच में से होकर काट देते हैं तो इसमें जो हमारे पास सरफेसेस बनते हैं, जो न्यू सरफेस हमारे पास आएंगे वो रफ होते हैं। ठीक है ना, वो रफ होंगे, वो स्मूथ नहीं होंगे। यहां पर स्मूथ बनते हैं, यहां पर कैसे बनेंगे, हमारे पास रफ बनेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था ना। अब आते फोर्थ पॉइंट के ऊपर अब हम आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है ना, फोर्थ पॉइंट में क्या है, दे आर ट्रू सॉलिड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दे आर ट्रू सॉलिड्स। जबकि यहां पर हम क्या लिखेंगे, दे आर ट्रू सॉलिड्स, दे आर सूडो सॉलिड्स। दे आर
दे आर सूडो सॉलिड्स। इसका क्या मतलब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दे आर ट्रू सॉलिड्स। अब सॉलिड्स हम किनको कहते हैं? सॉलिड्स वो वाले सब्सटेंस होती है जिनका एक फिक्स जो है शेप और जिनका जो है एक फिक्स्ड हमारे पास शेप रहती है, शेप और वॉल्यूम रहता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास जनरली हम देखते हैं कि वो अपने शेप को जो है चेंज नहीं करते नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा, देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होंगे जो ट्रू सॉलिड्स होंगे। ट्रू सॉलिड्स मींस ये अपनी शेप को किसी भी हाल में नहीं चेंज करेंगे अगर हमारे पास कंडीशन जो है नॉर्मल कंडीशन अगर दी हुई है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड्स। मतलब ये अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। जबकि जो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सूडो सॉलिड्स। सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। सॉलिड तो है लेकिन कैसे सॉलिड्स है? फॉल्स सॉलिड है ये, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं हमारे पास उनके अंदर जो है बहुत स्लोली फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। जो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड होगा उनके अंदर जो है बहुत कम फ्लो करने की कैपेसिटी भी होती है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने जो है बहुत पुराने, अगर आपने नहीं भी ऑब्जर्व किया है तो ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। जो बहुत पुरानी हमारे पास बिल्डिंग्स होती है उनमें जो अगर आप एक कांच को देखो, जो उनमें ग्लास लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो कांच लगे हुए होते हैं उसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो कांच होते हैं पुरानी बिल्डिंग्स के, जो कांच होते हैं उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा पतला होता है, और अगर आप नीचे नीचे जाएंगे इस शीशे में, ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा इसका मोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो ये वाले सॉलिड्स हमारे पास होते हैं इनके अंदर जो है इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनके अंदर फ्लो करने की एक कैपेसिटी होती है, बहुत धीरे धीरे फ्लो करने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सूडो सॉलिड्स, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा क्या होता जाएगा? ये अपनी शेप को थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम ट्रू सॉलिड नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रू सॉलिड तो वो होता है जो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। यहां पर कंडीशंस नॉर्मल है लेकिन फिर भी यहां पर जो है ये फ्लो होने के कारण नीचे इसका साइज जो है, नीचे इसकी मोटाई जो है, इसकी विड्थ जो है बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम सूडो सॉलिड्स। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, सूडो सॉलिड्स हम किन्हें कहते हैं? इनको सूडो सॉलिड्स भी कह सकते हैं। चलिए ये बाद में देखेंगे हम। सूडो सॉलिड वैसे आप याद ये रखिए, इसको सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। इनको यहां पर लिख लीजिए, इसको और सुपर कूल्ड लिक्विड। चलो इसे बाद में कर लेते हैं, इसका हम अलग से ही इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी बस ये याद रख लीजिए, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और जो हमारे पास जो एमोर्फस सॉलिड्स जो हमारे पास होते हैं वो जो है हमारे पास सूडो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ जो हमारा डिफरेंस आएगा एमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। जो फिफ्थ डिफरेंस हमारे पास आएगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से छोटे क्वेश्चन भी हमारे बन सकते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? दे आर एन आइसोट्रॉपिक। जो फिफ्थ पॉइंट हम लिख रहे हैं, दे आर एन आइसोट्रॉपिक, दे आर एन आइसोट्रॉपिक। जबकि इसमें हम लिखेंगे दे आर आइसोट्रॉपिक, दे आर आइसोट्रॉपिक। नाउ यहां पर आपको ये दोनों टर्म्स को जो है समझना है। सॉरी, इसको थोड़ा बाहर चला गया। दे आर आइसोट्रॉपिक, ठीक है। अब इन दो टर्म्स को आपको समझना है। यहां से जो है कई बार छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपको। क्या हो सकता है कि आपको इस तरह की छोटी छोटी टर्म्स ही पूछ लिया है, ठीक है। एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस किन्हें कहते हैं और आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज को देखो तो अलग अलग होगी, ठीक है। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स हमारे पास है ये कैसे है? हमारे पास आइसोट्रॉपिक, ठीक है। ये हमारे पास कैसे है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो है प्रॉपर्टी सेम रखती है, आप चाहे किसी भी डायरेक्शन से इसको मेजर करो, ठीक है। सो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस, आइसोट्रॉपिक जो ये छोटी छोटी टर्म्स है इनको हम बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। इनको मैं बाद में नोट्स में जो है आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी बस आपको यहां पर ये समझना है कि चीज क्या है।
दे आर आइसोट्रोपिक, दे आर एनाइसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक मींस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। जबकि जो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड है, उनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कैसी रहेगी हमारे पास, आइसोट्रोपिक। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। इसकी तरह डिफरेंस नहीं होगा, इसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम होगी, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से इसको मेजर करो, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये वाला पॉइंट। हालांकि आइसोट्रोपिक और एनाइसो जो ये छोटी टर्म्स है, इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें यहां पर क्लियर करने हैं अभी, ठीक है। तो ये छोटी टर्म्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम छोटी टर्म्स को क्लियर करेंगे। यहां पर ये तो आपको पता लग गया होगा कि आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस किन्हें कहते हैं हम, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसके डिफरेंस लिख लेते हैं कुछ, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप एग्जांपल लिख लीजिए, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक है, ये आप लिख सकते हो इसमें। कॉपर, एक मैंने कॉपर लिख लिया, सेकंड आप सिल्वर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आयरन कर दिया मैंने, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, इसमें आप लिख सकते हो ग्लास, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा, ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, ये तो हमने देखा गाइस क्रिस्टलाइन और सॉलिड सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस। तो यहां पर हमने देखा कि जो हमने क्लासिफिकेशन जो इसका किया सॉलिड्स का, वो किसके बेसिस पर किया, वो हमने किया कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स है वो किस तरह से अरेंज है, ठीक है। उस टाइप से अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो है कितने टाइप के ये बने, कितने टाइप के हमारे पास सॉलिड्स बने, दो टाइप के। एक एमोर्फस सॉलिड हमारे पास बना, दूसरा हमारे पास बना क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। अब हम फिर से सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे उनके बीच में बॉन्ड के हिसाब से। पहले हमने क्लासिफिकेशन की कि कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि जो कांस्टेंट पार्टिकल जो है एक सॉलिड के अंदर, कांस्टेंट पार्टिकल है जिनकी मतलब कांस्टेंट पार्टिकल मतलब जिनसे मिलके वो सॉलिड बना हुआ है, ठीक है। उन कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसी है, उसके बेस पर अब हम इन सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर इसको कर लेते हैं हम, पहले इसकी हेडिंग लिख लेते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड, सीएस मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। कैन बी क्लासिफाइड इनटू, can be classified into four types on the basis of nature of intermolecular forces, nature of इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस मींस क्या। पहले हमने क्या देखा, ये जो हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स थे, पहले हमने देखा कि अरेंज किस तरह से है, ठीक है। अरेंज मतलब किस तरह से, अरेंजमेंट किस तरह से हमने देखा। एमोर्फस में अलग था, क्रिस्टलाइन में अलग था, ठीक है। अब हमने अरेंजमेंट नहीं देखना है, अब हमने क्या देखना है, ये जो हमारे पास जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, इनके बीच में अट्रैक्शन कैसी है, ज्यादा है, कम है, किस तरह की है, ठीक है, उसको हमें देखना है। उसके बेसिस पर अगर हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास जो है 4 टाइप के सॉलिड हमारे पास बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सॉलिड है एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकंड हमारे पास आते हैं आयनिक सॉलिड्स। थर्ड हमारे पास आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। और फोर्थ हमारे पास आते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। तो अब इनमें जो है थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है। ज्यादा नहीं जाएंगे हम डीप, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लाइट इसमें जो है थोड़ा बहुत आपको जो है इसमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे पास बोर्ड में कहीं से भी पढ़ सकता है। नाउ यहां पर इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें फर्स्ट जो हमारे पास है यहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहां पर मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, सेकंड हम यहां पर लिख लेते हैं आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स। थर्ड हम लिख लेते हैं यहां पर मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स। और फोर्थ जो हमारे पास आता है यहां पर हम लिख लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स। अब जितनी भी मैं चीजें समझाऊंगा यहां पर वो आपको ध्यान से याद रखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। सबसे पहले इसका बेसिस हम देखते हैं। यहां पर हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं हम टाइप, मतलब कौन सा टाइप है। यहां पर लिख लेते हैं हम कांस्टेंट पार्टिकल। आपको पूरा लिखना है। इस सीपी की जगह आपको क्या लिखना है, मेरे पास यहां पर जगह नहीं इसलिए मैंने सीपी लिख लिया। सीपी मींस कांस्टेंट पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल है, बनाने वाले पार्टिकल है, कौन से है, वो मतलब है इसका कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सॉलिड्स कौन से है। सबसे पहले हमारे पास, चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट पार्टिकल, मतलब किस किस से कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे अट्रैक्टिव फोर्स, या हम लिख सकते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, मतलब बॉन्डिंग किस तरह की है। ठीक है, दूसरा बॉन्डिंग हमने लिख लिया। थर्ड हम लेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देंगे। ठीक है, फोर्थ हम लिखेंगे फिजिकल नेचर। फोर्थ हम यहां पर लेंगे इसका फिजिकल नेचर। पी मीन्स फिजिकल, एन मीन्स नेचर। आपको जो है पूरा लिखना है। पी मीन्स फिजिकल, एन मीन्स नेचर। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमने लिखा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और लास्ट में हम लिख लेंगे इसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ओके, लास्ट में हमने क्या लिखा, कंडक्टिविटी। नाउ अब हमें ध्यान से देखना है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम किन्हें कहते हैं, अब नाम से ही पता लग रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, मतलब जिनसे मिलकर जो सॉलिड बना होगा, वो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, वो मॉलिक्यूल होंगे, वो एंटिटीज मॉलिक्यूल होगी जिनके मिलने से ये मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, नाम से पता लग रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहां पर कांस्टेंट पार्टिकल्स हमारे पास क्या होंगे, यहां पर हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स। यहां पर हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां पर हमारे पास सेकंड देखिए हमारे पास क्या दिया है। सेकंड हमारे पास दिया है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स क्या होगी, अब आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास वो वाले सॉलिड है जिनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब जिनके मिलने से वो सॉलिड बना हुआ है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं हमारे पास, आयनिक सॉलिड हमारे पास वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, हमारे पास नाम से पता लग रहा है आयन। इनमें हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल होंगे आयन, मतलब कैटोयन और एनोयन। मतलब आयनिक सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस, दैट इज कैटोयन और एनोयन, कैटोयन एंड एनोयन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे हमारे पास, कैटोयन, कैटोयन एंड एनोयन, कैटोयन और एनोयन होंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास दिया है मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या दिया है, मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आयंस, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको। ठीक है, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ, इन अ सी ऑफ, इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो मेटेलिक सॉलिड्स हो गया, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो मेटेलिक सॉलिड्स हमारे पास वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स हमारे पास मेटेलिक एटम होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से हो गए, मेटेलिक एटम। अब मेटल की जो है एक खास बात होती है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये देखिए क्या लिखा है, इसको समझ लीजिए पहले। पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या मतलब इसका, अब मेटल फॉर एग्जांपल आप आयरन को ले लीजिए। ठीक है, आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव में भी जो है एग्जिस्ट करता है, Fe3 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए हमने Fe2 पॉजिटिव में उसको एग्जिस्ट करवाना। ठीक है, इस तरह से Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। अब इस तरह से एक सॉलिड के अंदर मान लीजिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर अरेंज है। अब जो ये Fe2 पॉजिटिव है, इसके दो इलेक्ट्रॉन बाहर भी तो गए, यहां से दो इलेक्ट्रॉन बाहर गए, यहां से भी दो इलेक्ट्रॉन बाहर गए, यहां से भी दो इलेक्ट्रॉन बाहर गए, सभी से दो इलेक्ट्रॉन बाहर गए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह से दो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, वो यहीं घूमेंगे, इसके बीच में घूम रहे हैं।
ठीक है, इस तरह से इसके बीच में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये खास बात होती है मेटेलिक सॉलिड्स की। मतलब जो ये हमारे पास पॉजिटिव में भी ये वाले पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे, जो मेटेलिक एटम है हमारे पास वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों ओर क्लाउड के रूप में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड्स कौन से होंगे? अगर आप सिंपली कहना चाहो तो आप सिंपली ये डेफिनेशन भी दे सकते हो कि मेटेलिक सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनमें हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स मेटेलिक एटम होते हैं। अगर आपने इतना लिख लिया तो ये आगे ये जाहिर सी बात है, जो मेटल्स होते हैं हमारे पास उनके पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की कैपेसिटी होती है। यहां देखिए जैसे इसमें Fe2 पॉजिटिव, इसने जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया अपने। ठीक है, और 2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया। ठीक है, 3 पॉजिटिव की फॉर्म में भी जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए मेटेलिक सॉलिड्स में खास बात क्या होती है इनकी, एक तो जो हमारे पास मेटेलिक जो एटम होगा वो जो है पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके बाहर ही जो है घूमते रहते हैं। इसके जो ये जितने भी हमारे पास आयंस है इनके बाहर ही जो है घूमते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स। अब मेटेलिक सॉलिड्स के बाद हम आते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स के ऊपर। ठीक है, अब कोवेलेंट सॉलिड्स गाइस आपने पिछली क्लास में जो है बहुत अच्छी तरह से इनके बारे में पढ़ा हुआ है। वैसे आप सारे के सारे पढ़ चुके हैं, आयनिक भी पढ़ चुके हैं और कोवेलेंट भी ना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, दोनों ने अपने एक एक एटम का कंट्रीब्यूशन करे तो क्या बन जाता है? बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें जो है दोनों का एटम जो है पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो नाम से यहां पर पता लग रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? यहां पर आयन नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे। ठीक है ना, यहां पर आयनिक में क्या था? एक कैटोइन होता था, एक एनोइन होता था। ठीक है, और उनके बीच में अट्रैक्शन होती थी। तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोई आयन नहीं बनेगा, दोनों एटम है। यहां पर एक एटम ये है ए, एक एटम ये है बी। ठीक है, एक एटम ए है, एक एटम बी है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, या ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एटम्स, ना कि आयंस। ठीक है ना, इसमें कौन से हो गए हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स? तो यहां पर हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स है एटम्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है हमारे पास? एटम्स। ठीक है, अब बॉन्डिंग देखते हैं। बॉन्डिंग इसमें किस तरह की बॉन्डिंग होगी? जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं हमारे पास, यहां पर आप लिखेंगे वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस लिख लीजिए आप, वंडर वॉल फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्सेस। अब जो क्लास +1 में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन डिफरेंट टाइप की फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको यह पता होगा कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हो गए, जो जितने बड़े बड़े हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो है वंडर वॉल फोर्सेस होती है। वंडर वॉल फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती है जो सबसे वीक फोर्सेस होती है, सबसे कमजोर फोर्सेस जो होती है उनको हम कहते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। मतलब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे पास होंगे इनके बीच में जो फोर्स होगी, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी वो बिल्कुल कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि ये वंडर वॉल फोर्सेस है, और वंडर वॉल फोर्सेस हमको पता है कि ये बहुत ही कमजोर होती है, इनको हम वीक फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो। सेकेंड, जो आयनिक सॉलिड्स है हमारे पास, इनमें कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिए कि यहां पर मेरे पास जगह नहीं है थोड़ी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्यों है? अब यहां पर देखिए आयनिक सॉलिड नाम से पता लग रहा है कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है? आयंस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये मान लीजिए नेगेटिव है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है। अब इन दोनों के बीच अब आपको पता है अगर अपोजिट चार्जेस है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि आयनिक सॉलिड में बॉन्डिंग कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या आयनिक बॉन्ड आप यहां पर लिख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो आयनिक बॉन्ड भी आप यहां पर लिख सकते हो। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग एक ही चीज है। ठीक है ना, तो अब थर्ड में आ जाते हैं हम मेटेलिक सॉलिड्स। तो यहां पर क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। इसमें आप लिख लीजिए पहले मेटेलिक बॉन्डिंग, इसमें लिख लीजिए मेटेलिक बॉन्ड। इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग। ना जो फोर्थ हमारे पास आ जाएगा कोवेलेंट सॉलिड्स। इसमें कौन से बॉन्ड हो गए? अब हमारे पास पता है कि कोवेलेंट सॉलिड्स है हमारे पास। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड में क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको समझाया कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जिसमें बॉन्ड कैसे बनेगा? दोनों जो एटम होंगे
दोनों जो एटम होंगे, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे, उनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो कोई भी एटम ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका हम लिखते हैं CCl4 CCl4 एंड CH4, मीथेन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स में क्या लिखते हैं, NaCl, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ठीक है। NaCl और KCl भी आप लिख सकते हो, KCl, ठीक है। एक एग्जांपल मेटेलिक वाले का लिख लेते हो, कॉपर, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद कोवेलेंट में हम क्या लिखेंगे, क्वार्ट्ज लिख सकते हैं, क्वार्ट्ज आ सकता है इसमें, ठीक है। ग्रेफाइट भी आप लिख सकते हो इसमें, ग्रेफाइट का एग्जांपल भी आप यहां पर दे सकते हो, ठीक है ना। अब हम आते हैं फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर इसका कैसा होगा, इसका फिजिकल नेचर कैसा होगा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास होंगे, अब देखिए बॉन्डिंग कैसी है इनके बीच में, वंडर वॉल फोर्सेस है, मतलब बहुत ही वीक फोर्सेस है, इसलिए ये कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है ना। ये कैसे होंगे हमारे पास, सॉफ्ट होंगे। जो आयनिक सॉलिड्स हमारे पास होंगे ये कैसे होते हैं, ये हमारे पास हार्ड होंगे, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके, मतलब जो आयनिक सॉलिड्स हमारे पास, इसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, मतलब जिनसे मिलके ये आयनिक सॉलिड बने हुए होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स के ऊपर। तो मेटेलिक सॉलिड्स कैसे होंगे, हार्ड बट नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। हार्ड, या आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो, नॉट सो हार्ड, नॉट सो हार्ड, मतलब हार्ड तो होंगे लेकिन उतने हार्ड नहीं होंगे जितने कि हमारे पास आयनिक सॉलिड्स है, ठीक है। अब जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, जो हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे, वो हमारे पास कैसे होंगे, वो हमारे पास होंगे हार्ड, ठीक है, वो हमारे पास होंगे हार्ड। लेकिन अगर ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सॉफ्ट मिलता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होगा हमारे पास यहाँ पर। ना अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट, अब जितना ज्यादा, जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, उतनी जो है मेल्टिंग पॉइंट, उतना जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बॉन्डिंग कैसी है, वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस कैसी होती है, वंडरवॉल फोर्सेस जो है वीक फोर्सेस होती है, लेकिन वीक फोर्सेस होती है। इसका मतलब क्या, अगर हम इसको थोड़ी सी हीट देंगे ना, थोड़ी सी अगर इसको हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, लो होगा। क्यों होगा लो, क्योंकि इसमें, इसके बीच में इसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, मतलब जिनसे मिलकर ये मॉलिक्यूल, जिनसे मिलकर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बना हुआ है, जिन पार्टिकल से मिलकर, उनके बीच में बिल्कुल वीक फोर्स है, मतलब थोड़ा सा अगर हम उसको हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो, ठीक है। बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर ये जो है मेल्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स में क्या है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, हाई रहेगा। क्यों रहेगा हाई, अब हमने पहले ही देखा, इसके बीच में इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स कौन सी है, उनके बीच में फोर्स है हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए इसके बीच में जो, इसलिए इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है काफ़ी टाइटली एक दूसरे से अटैच है, इसलिए हमें जो है बहुत ज़्यादा हीट चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ज़्यादा है, क्योंकि इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। थर्ड हम आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स में, ठीक है। थर्ड हम आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स में, यहाँ पर हम लिखेंगे मॉडरेट, ठीक है। इसका जो मेटेलिक सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, मॉडरेट सा रहेगा, ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा रहेगा ना तो बिल्कुल कम रहेगा, ठीक है। और जो कोवेलेंट सॉलिड्स हमारे पास होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो बहुत हाई होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, वेरी हाई। कोवेलेंट जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर। जो कंडक्टिविटी मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाले जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे पास है, इनमें जो है, इनमें कंडक्टिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं इंसुलेटर, इसको इंसुलेटर, ठीक है। मतलब ये हीट को अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर कंडक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। कंडक्ट हीट
कंडक्ट कंडक्टर्स कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट ओनली, मोल्टन स्टेट ओनली। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास NaCl है, ठीक है। अगर हमने सिंपली इसको लिया है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारे पास ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है, अगर हम इसको मेल्ट कर दें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इजीली कर सकता है, ठीक है। मतलब कंडक्ट ये जो है इजीली कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा? कंडक्टर फर्स्ट वाले में हमने लिखा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने लिखा कि ये इंसुलेटर है, ठीक है। मतलब ये तो किसी भी हाल में जो है कंडक्टर नहीं बन सकते। जो आयनिक सॉलिड है वो जो है कंडक्टर बन सकते हैं, कब बनेंगे? लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनको मोल्टन स्टेट में पहले आना पड़ेगा। नाउ थर्ड हम आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स में, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, इसको हम लिखेंगे गुड कंडक्टर्स। ये हमारे पास गुड कंडक्टर्स है, ठीक है। लास्ट अगर हम देखें कोवेलेंट सॉलिड्स, तो कोवेलेंट सॉलिड्स हमारे पास रहते हैं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर्स, जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं हमारे पास वो इंसुलेटर्स होते हैं। मतलब ये किसी भी तरह से जो है हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर हमने देखा 4 टाइप के हमारे पास सॉलिड्स बने ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर दोनों टाइप से हमने जो है सॉलिड्स को क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर भी हमने देख लिया, और कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स के आधार पर भी हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई कर दिया यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक किस्सा खत्म। यहां पर सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर दी ना। इसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए आप वो छोटी टर्म्स देख लेते हैं, जिन छोटी टर्म्स की हम बात कर रहे थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक टर्म हमारे पास आई थी सूडो सॉलिड्स, इसको आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट हमारे पास आई थी सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड, ये हेडिंग आपको देनी है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। ये आपको हेडिंग देनी है, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले डेफिनेशन इसकी नोट कर, फिर मैं इसको समझाता हूं। are known as pseudosolids, or super cooled pseudosolids और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे ग्लास, ठीक है। एक एग्जाम्पल काफी है इसमें, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये दो टर्म्स हम देखेंगे। पहला हम सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे जो एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस थे उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। सूडो सॉलिड, ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया, द सॉलिड्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो आर नाउन एज सूडो सॉलिड। सिंपल, बिल्कुल रटा नहीं मारना है। वो वाले सॉलिड जिनके अंदर लिक्विड की तरह फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, वो वाले सॉलिड्स जिनके अंदर लिक्विड की तरह फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, उनको हम कहते हैं सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ये सॉलिड्स होंगे ये बिल्कुल लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करेंगे। लिक्विड कैसा है, एकदम से फ्लो कर जाता है, लेकिन ये जो सॉलिड्स हमारे पास होंगे, जो ये सूडो सॉलिड्स हमारे पास है, ये फ्लो तो करेंगे लेकिन बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे फ्लो करने को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक
ग्लास जो है एक पुरानी बिल्डिंग में अगर आपने लगाया, बिल्डिंग में मान लीजिए आपने ग्लास लगाया है, अगर आप 5 या 10 साल के बाद या 15-20 साल के बाद अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि जो ऊपर का हिस्सा है ग्लास का वो पतला होगा और जो नीचे वाला हिस्सा होगा ग्लास का वो मोटा होगा। कैसे होगा वो, यहां पर देखिए, ये यहां पर ये जो है ये प्रोसेस हुई, ये क्योंकि ये ग्लास जो है सुपर कूल्ड लिक्विड था, इसलिए लिक्विड हमें पता है कि ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करते हैं। अब यहां से जो है इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल नीचे की ओर फ्लो किए, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस नीचे जो है, इसकी थिकनेस, कांच की थिकनेस नीचे बढ़ गई और ऊपर घट गई। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर थोड़ी बहुत कैपेसिटी होती है फ्लो करने की, तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी जो 2 टर्म्स हमारे पास और आई थी उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स कई बार जो है एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ठीक है, सेकंड हम इन दोनों को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास था एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। फर्स्ट हमारे पास था एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं हम। एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्यों नहीं कहते हम? द substances which have different physical, phy physical कर लेंगे, physical properties in different directions are known as an isotropic substances। तो यहां पर देखिए, the substances which have different physical properties in different directions are known as anisotropic substances। नीचे हम एग्जांपल दे सकते हैं इसका। फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास कैसे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप कर लीजिए, सब्सटेंसेस की जगह सॉलिड्स भी आप कर सकते हो। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास कैसे होंगे? एनाइसोट्रोपिक। अब इसको समझते कि चीज क्या है ये। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या चीज है? द सब्सटेंसेस व्हिच है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसकी पूरी डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या चीज है? The substances which have different physical properties in different directions are known as anisotropic substances। मतलब वो वाले substances जो different डायरेक्शन में different physical properties को शो करते हैं, उनको हम कहते हैं anisotropic substances। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है मेरे पास। ठीक है, अब आपको पता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में अरेंजमेंट कैसी होती है? रेगुलर। ठीक है, अभी जैसे हमने पूरा किया, तो यहां पर मैं इसका थोड़ा इस तरह से इसको अरेंज करता हूं। इस तरह से मैं अगर इसको अरेंज करूं, इस तरह से मैं इसको कर लेता हूं। मान लीजिए इस तरह से ये सब्सटेंस है। ठीक है, एक ब्लैक, एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट। बात लीजिए इस तरह से जो है ये अरेंज था, इस तरह से ये अरेंज था। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये अरेंज था। अब अगर हम देखें, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन सब्सटेंस हुए? द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। कैसे? यहां पर देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी आप यहां पर बात कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहां से कोई किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करें, तो यहां पर देखिएगा, यहां से अगर हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करें, तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां से यहां की तरफ को जाए तो किस किस तरह के पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, पहले व्हाइट मिल रहा है, फिर ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, इस तरह से आगे को सीक्वेंस चला हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, तो हमारे पास पार्टिकल कैसे आ रहे हैं? यहां पर ब्लैक आ रहा है, यहां पर भी ब्लैक आ रहा है। ठीक है, अगर हम इस तरह को देखा, यहां पर व्हाइट आ रहा है, यहां पर भी व्हाइट आ रहा है, यहां पर भी ब्लैक आ रहा है, यहां पर भी ब्लैक आ रहा है। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज कुछ अलग आ रही है, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज इस सब्सटेंस की कुछ अलग आएगी, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज कुछ अलग आ रही है। ठीक है, उसी तरह से इस डायरेक्शन में अगर हम जाए तो प्रॉपर्टीज कुछ अलग आएगी, क्योंकि यहां पर सफेद व्हाइट कलर के हमारे पास पार्टिकल है। अगर हम यहां से यहां जाए तो प्रॉपर्टी कुछ अलग आएगी, क्योंकि यहां से यहां पर अगर हम जाए तो पार्टिकल हमारे पास ब्लैक आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए
जो एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास वो इसीलिए जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होंगे। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे तो वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ठीक है ना। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं उनमें अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम मेजर करें तो हमारे पास अलग अलग आएगी, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। क्लियर। तो देखिए एक बार फिर से, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर नाउन एज एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, लास्ट जो हमारे पास यहाँ पर टर्म बच जाती है इस लेक्चर की लास्ट। कल हम यूनिट सेल देखेंगे, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे, कल वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं लास्ट हमारे पास जो बच गया, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द सब्सटेंसेस which have same physical properties in different directions, different बिल्कुल उसका उल्टा है, directions are known as isotropic, are known as isotropic substances, ठीक है। आर नाउन एज आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम नीचे कर सकते हैं, इसमें कौन सा एग्जांपल देंगे हम, इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स का, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स का, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हमारे पास होते हैं वो आइसोट्रॉपिक कैसे होते हैं, ठीक है। अब एक चीज तो हमने एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से सीख ली है कि जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें जो हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं उनमें किसी तरह की अरेंजमेंट नहीं होती। मतलब हर किसी तरह से ही जैसे कैसे अरेंज होते हैं, कोई अरेंजमेंट ही नहीं होती पर्टिकुलर, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम यहां से फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करें तो वो भी हमारे पास लगभग सेम आई, क्योंकि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर खिचड़ी मची हुई है, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में जो है एक मिक्सचर ही बन गया है, ठीक है, सभी चीजों का। इधर से हम मेजर करेंगे तो हमें लगेगा सेम प्रॉपर्टी है, इधर से मेजर करेंगे तो भी हमें लगेगा कि सेम प्रॉपर्टी है, इधर से मेजर करो तो भी हमें लगेगा सेम प्रॉपर्टी है, इधर से मेजर करो तो भी हमें लगेगा कि सेम प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके अंदर कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, ठीक है। सारे के सारे जो है एक मिक्सचर ही बना हुआ है सभी चीजों का, सभी पार्टिकल एक दूसरे से दूसरे के साथ इन्होंने मिक्सचर ही बनाया हुआ है, ठीक है। जबकि पहले वाले में क्या था, पहले वाले में किसी तरह का मिक्सचर नहीं था। पहले वाले में देखिए किस तरह से था, ब्लैक व्हाइट इस तरह से था, इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से था। तो इधर से अगर करते तो अलग सा आता था, इधर से करते थे तो अलग सा आता था, ठीक है। यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट था, इसलिए ये कैसा था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे यहां पर हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट था, इसलिए ये कैसे थे, एनआइसोट्रॉपिक। जबकि ये वाले जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स है ये कैसे है, इनमें जो है किसी भी तरह का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, ठीक है। इसलिए आप किसी भी डायरेक्शन से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर मेजर करो तो वो सेम ही आती है लगभग, क्योंकि मिक्सचर बन चुका है बीच में, ठीक है। तो सो गाइज ये था इस यूनिट का फर्स्ट लेक्चर। जो सेकंड लेक्चर कल आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिस के बारे में, ठीक है। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। सो तब तक के लिए गुड बाय।